जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बेटा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारे 5 अंक के प्रश्न आते हैं, इन्हें हम लोग बेटा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो इस प्रश्न को समझिए बेटा। इसमें कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध पर विभव, परिपथ में धारा, इसके बाद प्रेरकत्व तथा संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए बेटा, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो आर है इसका मान है 400 ओम और ये एक प्रेरकत्व कुंडली एल है, उसके सिरों के बीच विभवांतर है 180 वोल्ट। और यहाँ पर हमारे पास दिया है सी, इसके सिरों के बीच जो प्लेटें हैं इनके बीच विभवांतर है 180 वोल्ट। अच्छा, ये बेटा जो आपका सर्किट है ये प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है वहां से लिया गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे। और जानकारी के लिए बेटा हम आपको बता दें, इसके जितने भी सर्किट हैं मतलब कब कौन सा फार्मूला लगता है, इसके लिए हम आपको डिटेल में वीडियो एक दे चुके हैं, उसे आप जरूर देख लें। ठीक है, तो इसमें हम पहले सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है बेटा। तो हमारे पास देखिए आर का मान है कितना, आर का मान बेटा है हमारे पास 400 ओम। ठीक है, कितना है 400 ओम है। और यहाँ पर देखिए बेटा ये जो हमारे पास VL का जो वैल्यू है वो 180 वोल्ट है और BC का वैल्यू भी 180 वोल्ट है। अब पहले सवाल में हमसे कह रहा है प्रतिरोध पर विभव कितना होगा, यानी कि प्रतिरोध पर विभव हमें चाहिए बेटा, हमें BR का मान पता करना है। ठीक है बेटा, पहले सवाल में। अब देखिए बेटा एक यहाँ से सूत्र निकलता है, हमारा परिणामी विभव होता है वो BZ हमारा यहाँ पे होता है। BZ का स्क्वायर होता है BR स्क्वायर प्लस BL और डिफरेंस VC का स्क्वायर। जब तीनों यानी कि RCL जुड़े होते हैं तो इसके लिए ये परिणामी विभवांतर हमारा बेटा हो जाता। अब देखिए बेटा ये दोनों तो हैं आपस में बराबर, कितने हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह हम लोग VZ की जगह 200 रख लेंगे। कितना रख लेंगे, 200। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 का स्क्वायर बराबर, और यहाँ समझिए बेटा इसका मान कितना है हमारे पास पता करना है VR को, और इसका वैल्यू 180 और माइनस 180। ठीक है, तो ये हो गया 200 का स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास समझिए बेटा ये क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो VR कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा बेटा वो कितना होगा, 200 वोल्ट होगा। समझ रहे कि नहीं। अब देखिए बेटा दूसरा पूछ रहा है परिपथ में धारा। दूसरा क्या पूछ रहा है, धारा, यानी कि परिपथ में धारा पूछ रहा। अब देखिए बेटा यहाँ से जब धारा चलेगी तो जितनी धारा प्रतिरोध में प्रवाहित होगी उतनी तो पूरी सर्किट में प्रवाहित होगी। अब प्रतिरोध में हम लोग धारा बेटा बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास R का वैल्यू कितना है, 400 ओम है, और हमारे पास आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, ये बेटा हमारे पास है 200 वोल्ट है। तब I बराबर सूत्र होता है I बराबर V अपोन R, है ना। अब यहाँ प्रतिरोध VR तो यहाँ BR लिख लेते। अब इसका मान 200 तो I बराबर 200 बटा 400। 200 एकम 200 दूना इतना यहाँ पे कट गया, तो मतलब 1/2 आ गया। I बराबर कितना आ गया बेटा, 1/2 आ गया। तो I बराबर मिल गया 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तीसरी बात यहाँ पे बेटा हमसे पूछी है कि प्रेरकत्व तथा संधारित्र के मतलब विभवों के बीच विभवांतर, यानी कि बेटा VL और BC के बीच कलांतर चाहिए। क्या चाहिए, VL और BC के बीच कलांतर चाहिए। देखिए बेटा बात को समझिए, जब ये तीनों जुड़े होते हैं तो ये जो यानी कि BC और VL ये दोनों 180 डिग्री पे होते हैं। कितने होते हैं, 180। ऐसे समझिए बेटा जैसे ये हमारा हो गया धारा I और इसकी इसी की तरफ होता है VR, और यानी कि जो पश्चगामी होता है BC 90 डिग्री पश्चगामी होता है π/2, और इसके बाद बेटा ये जो होता है ये जो BL होता है वो क्या होता है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो ये 90-90 पूरा कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो इन दोनों के बीच जो कलांतर होता है वो 180 होता है। कितना होता है बेटा, 180। तो आपको इसका तीसरे का आंसर क्या हो गया बेटा, 180 डिग्री। ठीक है जी, ये कलांतर दोनों के बीच होगा।
तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से ज्ञात कीजिए प्रेरकीय तथा धारतीय प्रतिघात। मतलब प्रेरकीय और धारतीय प्रतिघात अभी क्या होता है हम लोग यहाँ पे बेटा समझेंगे। अच्छा, अगला है अनुनाद की दशा में अनुप्रस्थ वोल्टता की आवृत्ति चाहिए यहाँ पे, और अगला है अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा चाहिए। यहाँ पर ये सर्किट दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए बेटा एल है और ये सी आर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो हम सारा लिख लेते हैं बेटा पहले, फिर हम लोग एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला हमें यहाँ पे देख लेते क्या क्या दिया गया बेटा। ये एल का मान है 20 मिली हेनरी है बेटा, एल बराबर है 20 मिली हेनरी। इसे चेंज करेंगे तो 20 गुणे 10 पे पावर -3 हेनरी हो गया जी, ठीक है बेटा। अच्छा, इसे थोड़ा सा चाहे तो और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 पे पावर 1 जीरो से घात बेटा कम हो जाएगी -2 हेनरी हो गया, ये एल हो गया है। अच्छा, सी बराबर देखिए बेटा कितना दिया है 20 माइक्रोफैरड, तो सी का मान हो गया 20 माइक्रोफैरड। तो इसे भी बेटा चेंज करेंगे, 20 नहीं 2 माइक्रोफैरड है, तो इसे भी बेटा चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे माइक्रो को बेटा चेंज करना 10 पे पावर -6, अब ये हो गया फैरड में, तो ये इतना ही रहता हमारा, ठीक है। अगला हमारा यहाँ दिया है ये किलो ओम है बेटा, क्या लिखा है किलो ओम। आर का मान यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है आर बराबर है 1 किलो ओम, तो मतलब 1000 ओम हमारा हो गया बेटा। आर बराबर कितना हो गया 1000 ओम। अब हम क्या करते हैं, पहला हमारा कह रहा है, और देख लीजिए बेटा ऊपर देखिए ये होता है हमारा B0, मतलब इसकी जो तुलना है हम लोग किससे करें, इसकी तुलना अगर हम लोग करें बेटा B बराबर B0 साइन ओमेगा टी से करें, तो ओमेगा के स्थान पे कौन आएगा 1000 आएगा, तो यहाँ पे तो ओमेगा बराबर भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ओमेगा बराबर कितना है 1000 हो गया अपना, ठीक है। रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, रेडियन प्रति सेकंड। अब हमें देखिए बेटा पहले सवाल में कह रहा है कि प्रेरकीय तथा धारतीय प्रतिघात, प्रेरकीय तथा धारतीय प्रतिघात, मतलब इन्हें देखो प्रेरकीय प्रतिघात होता है बेटा एक्सएल और धारतीय प्रतिघात होता है एक्ससी, तो इनके हमें बेटा यहाँ पे मान निकालने, ठीक है। तो पहला हमारा है प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, तो ये बेटा क्या होता है एक्सएल होता है, इसे एक्सएल से प्रदर्शित कर, और इसका सूत्र होता है ओमेगा एल। तो हम लोग बहुत आराम से बेटा अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कितना है 1000 है, तो 1000 गुणे एल का मान बेटा कितना है, एल का मान हमारे पास ये है 2 गुणे 10 पे पावर -2। तो यहाँ से क्या होगा 2 जीरो से 2 घातें हमारी कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 गुणे कौन बचेगा 2। ये बेटा समझ में आ रही होगी बेटा बात। देखिए यहाँ 2 जीरो से पावर 2 ये माइनस थी इसलिए खत्म हो गई, अब यहाँ 10 बचा और 2, तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा अपना, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 ओम। ये जो बेटा प्रेरकीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात और प्रतिबाधा नाम होता है, ये सारी प्रतिरोध की भांति व्यवहार, मतलब एक तरह से प्रतिरोध ही हैं, इसलिए इनका जो मात्रक होता है वो क्या हो गया ओम हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा हमारा है धारतीय प्रतिघात, तो धारतीय प्रतिघात को हम लोग देख लेते हैं। धारतीय प्रतिघात यानी कि XC, तो XC बराबर होता है बेटा 1/ओमेगा C, ये सूत्र होता है XC का, तो हम लोग इससे बेटा यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा XC बराबर 1/, ओमेगा का मान हमारे पास कहाँ है, ओमेगा देखिए बेटा ये है 1000, तो ये हम रख लेते हैं यहाँ पर ओमेगा और इनटू C हमारे पास कहाँ पे बेटा ये 2 गुणे 10 पे पावर -6, तो ये आ गया हमारा 2 गुणे 10 पे पावर -6, तो XC बराबर देखिए बेटा 3 जीरो से ये 3 घातें कम हो गई, तो बचेगा 2 गुणे 10 पे पावर -3 बचेगा। समझ में आ रही होगी बात बेटा। ये जो जीरो है ना 3, तो यहाँ पे इसमें 3 प्लस हो जाएंगी, -6 में जैसी 3 प्लस होंगी तो -3 यहाँ पे बचेंगी। अब इन्हें ले जाते हैं हम लोग ऊपर, तो XC बराबर मिल जाएगा 10 पे पावर 3/2, और 10 पे पावर 3 का मतलब होता है बेटा 1000, और बटे में कितना है 2,
इससे जब हम काटेंगे तो 500 आएगा। तो यानी कि XC का मान आ गया 500 ओम। ये हो गया हमारा XC बेटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन बेटा ये लग गया है, तो इसे अभी नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम लोग दूसरे को लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा अनुनाद की दशा में अनुप्रस्थ वोल्टता की आवृत्ति। देखिए बेटा अनुनाद की जो स्थिति होती है ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी स्थिति में बेटा क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो XL है वो XC के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसका जो आवृत्ति होती है हमने निकाल के बेटा पिछले वीडियो में आपको बताया है 2πf L इसे लिखते मतलब ओमेगा L लिखते, तो इसका ये ओमेगा का पूरा मान है बराबर 1/ओमेगा C, और ओमेगा की जगह लिखेंगे 2πf/c। तो f को इधर लाइए बेटा, तो यहाँ से अगर फार्मूला को शॉर्ट करके निकालोगे तो ये निकल के आता है 2π√LC। समझ रहे ना बात, ये अनुनादी आवृत्ति के लिए आपका सूत्र बेटा निकल के आता है। अब इसी में हम लोग सारी वैल्यू डाल देंगे तो हमारा आंसर कुछ निकल के यहाँ पर आता है। देखिए तो f बराबर 1/2 इंटू पाई का मान कितना 3.14 और इंटू √L का मान हमारे पास बेटा कितना है, ये 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2, और C का मान हमारे पास कितना है बेटा, इस C का मान है हमारे पास ये है 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6। अब समझिए बेटा f बराबर 1/, ये हमारा है 2 × 3.14, ये हो जाएगा हमारा कितना 4 × देखिए ये भी माइनस की पावर, ये भी, तो 10 पे पावर होगी -8। तो f बराबर 1/, इधर देखिए बेटा कितना मिलता है, हम लोग इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो f बराबर 1/2 × 3.14। देखिए बेटा 4 का रूट से बाहर कितना 2 निकल के आएगा, और ये 10 पे पावर 8 है तो इसका बाहर 10 पे पावर -4 निकल के आएगा। दशमलव को हम लोग हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो f बराबर 100, और ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 पे पावर प्लस का हो गया 4 बटा 2 × 3.1 दशमलव तो हट गया है, तो 314 हो गए हमारे पूरे इंटू 2। अब देखिए बेटा इससे 4 जीरो हम लोग और बढ़ा लेंगे, तो यानी कि इस पे जब 4 जीरो और बढ़ा लेंगे तो 6 जीरो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे, और बटे में कौन है 2 दूना कितना लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, और 4 का गुणा इसमें कर लीजिए, या काट ही लेंगे, अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं अलग अलग, इतना है। अब इसे हम लोग बेटा क्या करेंगे, काट देंगे इसे, ठीक है। तो इसे बेटा आप सॉल्व भी कर सकते हैं आप खुद भी। तो कैसे कटेगा देखिए बेटा, इसे हम काटते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5, 6 जीरो थे हमारे 5 आ जाएंगे, फिर हम 2 से काट देंगे यहाँ पे 25 आ जाएगा, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हमें इसमें 314 से बेटा भाग लगा देना। जो आप 314 से भाग लगाओगे बेटा किस में 25, और यहाँ पे 4 जीरो यहाँ पे रखे हुए हैं, 314 से भाग लगाना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलिए हमारा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। देखो बेटा अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा पूछा, वैसे तो प्रतिबाधा का सूत्र हमने बताया Z बराबर यहाँ पे देखिए बेटा होता है √R² प्लस XL डिफरेंस XC, मतलब इनका अंतर होता है यहाँ पे बेटा, जो बड़ा होता है उसी से हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रतिबाधा, जब तीनों जुड़े होते हैं LCR परिपथ के लिए ये प्रतिबाधा होती है। तो हमें अनुनाद की दशा में बतानी है, किसके अनुनाद की दशा में, तो अनुनाद की स्थिति में बेटा क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में ऐसा होता है कि जो XL है वो XC के बराबर हो जाता है, XL बराबर हो जाता है XC के। तो इसमें जब हम लोग बराबर रख देते हैं तो मिलता है √R² प्लस, इनकी जगह बराबर बेटा रखेंगे XL माइनस XL, इस तरह से रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब XC की जगह क्या रख दिया XL, जीरो हो जाएगा उधर का हिस्सा, तो हमें मिलेगा √R²। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति में Z बराबर क्या मिल जाएगा, यानी प्रतिबाधा है वो R के बराबर हो जाएगी, और R का मान बेटा कितना है यहाँ पे 1 किलो ओम है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारा ये भी सवाल लग जाता है।
चलिए प्रश्न को बेटा समझिए। इसमें कह रहा है कि चित्र, इस प्रश्न को बेटा समझिए। इसमें कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। मतलब यहाँ पर बेटा हमें ये एक चित्र दिया गया है, देखिए मतलब इस तरह से है। इसकी भुजा ए है, यहाँ पर +2q आवेश है, -q, यहाँ पे भी -q आवेश बैठा है। तो इसकी टोटल हमें स्थितिज ऊर्जा बेटा निकालनी है। तो इसके लिए बेटा हम लोग एक काम करते हैं, इसे हम ए नाम दे देते हैं, यहाँ पर V और यहाँ C, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा पहले ए बी की निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, फिर VC, फिर CA की, ठीक है। फिर तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें टोटल स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। देखिए बेटा दो बिंदु आवेश अगर हैं, कोई दो बिंदु आवेश हैं और अगर ये Q1 है, Q2 है और इनके बीच दूरी कितनी है, R है, तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा, ये फार्मूला बेटा होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R केवल रहता है यहाँ पे बेटा, ध्यान रखना स्क्वायर नहीं होता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई है। और एक बात बताएं बेटा, जो स्थितिज ऊर्जा मतलब ऊर्जा कोई भी है वो हमारी अदिश राशि रहती है, तो इसलिए यहाँ पर आवेश माइनस का है तो उसे माइनस रखेंगे, प्लस का है तो उसे प्लस का रखेंगे, ये ध्यान रखना बेटा। तो हम लोग पहले निकाय ए बी की ऊर्जा निकालेंगे, फिर BC की, फिर CA की, ठीक है। तो निकाय ए बी की, या लिख देते हैं निकाय ए बी की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से बेटा मिलेगा कितना मिलेगा, UAB बराबर, इसे नाम दे देंगे UAB 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए बेटा Q1 का मान कितना है, प्लस का 2Q है, तो इनटू, और Q2 का मान माइनस का कितना है, Q है, अपोन इनके बीच दूरी कितनी है, A है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे मिल जाएगा -1/4, ये वाला माइनस है आगे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q स्क्वायर अपॉन में A है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं निकाय BC की स्थितिज ऊर्जा, निकाय BC की स्थितिज ऊर्जा यहां से मिलेगी निकाय BC की स्थितिज ऊर्जा UVC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q1 का मान है माइनस का Q और Q2 का मान है माइनस का Q, अपोन दूरी कितना है, A है, ठीक है। तो देखो बेटा माइनस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपोन में कितना है, A है। तो ये अपना हो गया VC। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर बेटा, एक और बचा हमारा CA का, ठीक है। तो यहाँ पे निकाय CA की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ से बेटा कितना मिल जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं UCA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का मान ये है माइनस का Q1 और इंटू Q2 का मान है 2Q, अपोन में A है, ठीक है बेटा। तो मिल जाएगा UCA बराबर, देखिए माइनस अकेला है तो इसलिए आगे आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा, ये देखिए बेटा 2Q स्क्वायर अपोन में A। तब हम लोग लिखेंगे तब निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, तब निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर कुल स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालते हैं, तो U बराबर सारा ऐड कर देंगे हम लोग, UAB प्लस UBC प्लस UCA, UAB प्लस UBC प्लस UCA, इस सारा का सारा हम लोग बेटा ऐड कर देंगे और हमारा तब आंसर आ जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट बेटा इसका लीजिए, अभी हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका मान रख देंगे, तो यहाँ पर सारी वैल्यू उठा के रखते हैं। तो U बराबर क्या है बेटा, U बराबर देखिए पहले है हमारा AB का ये मान है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q स्क्वायर बटा A, 2Q स्क्वायर बटा A। फिर इसके बाद प्लस में है ये वैल्यू,
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा ए, क्यू स्क्वायर बटा ए। फिर इसके बाद बेटा माइनस में ये आ जाती है हमारी -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू क्यू स्क्वायर बटा ए। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हमें बेटा यहाँ से कॉमन देख लेते हैं कितना मिल रहा है, इसमें से हम लोग सारा कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए बेटा अभी इसे हम लोग हल करते हैं, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, देखिए ये पूरा कॉमन ही है सब टोटल, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा माइनस का 2 और प्लस यहाँ केवल बचेगा 1 और यहाँ ये सारा देखिए कॉमन आ जाए, कौन बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा ए, माइनस का हो गया बेटा 4 और प्लस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा, उसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -3 और इंटू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा ए। चाहो तो इसे बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, u बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3 क्यू स्क्वायर बटा ए। तो ये अपनी टोटल स्थितिज ऊर्जा निकल के आ गई है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपके समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है कि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलित होकर लिथियम नाभिक बनाएं तो कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। और यहाँ पर बेटा दिया गया है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और ये लिथियम के नाभिक का पूरा द्रव्यमान है बेटा। ठीक है, तो ऐसे में बेटा हमें क्या करना होता है, ऐसे में द्रव्यमान क्षति निकालनी होती है। मतलब जो लिथियम बना किस किस से, यानी कि 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन मिला के बना कौन, लिथियम का नाभिक। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग इन यानी कि 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉनों के द्रव्यमान से लिथियम के द्रव्यमान को क्या कर देंगे, इसके नाभिक के द्रव्यमान को कम कर देंगे। तो द्रव्यमान में जो क्षति हुई है वो हमारी यहाँ पे निकल आएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे समझिए बेटा, जैसे हमारा नाभिक है और वो नाभिक में 3 क्या है, 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। 4 कौन है, न्यूट्रॉन और 3 है प्रोटॉन। तो ये मिलके बना है पूरा नाभिक और इस नाभिक का द्रव्यमान इनके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है। तो वो कितनी कमी होगी वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो इनके द्रव्यमानों में से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति बेटा हमारी निकल के आएगी, यानी कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है बेटा, 3 यहाँ कितना है, 4 न्यूट्रॉन है, तो 4 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और फिर इसमें प्लस करना है 3 प्रोटॉन और जुड़े हैं, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन जुड़े ना, तब बना हमारा नाभिक। 3 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 3 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, और माइनस कर देंगे नाभिक का द्रव्यमान। माइनस किसका कर देंगे, नाभिक का द्रव्यमान। समझ रहे होंगे बेटा बात को। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास कहाँ है बेटा, ये तो है प्रोटॉन का, ये है न्यूट्रॉन का। तो 1.00867 प्लस 3 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है 1.00728 माइनस नाभिक का द्रव्यमान ये है हमारा 7.01436। ठीक है बेटा, इस तरह से इनमें पहले गुणा करिए, फिर ऐड करिए, फिर घटाइए। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपके लिए हम छोड़ देते हैं इसे, आपको हम समझाते हैं बेटा। पहले क्या करना है, 4 का गुणा करना, 3 करना, जोड़ देना, इधर जो भी आएगा उसमें से ये माइनस कर देना, तो आपका निकल का आएगा डेल्टा एम। आसान है इसलिए हम बेटा यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा बेटा, डेल्टा एम होगा। तब हमें ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, ऊर्जा। और ये बेटा पूछा जा चुका है आपका प्रश्न पिछले यानी कि 2023 में ही पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमें ऊर्जा चाहिए, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, तो यानी कि ऊर्जा बराबर यहाँ से हो जाएगा बेटा ई बराबर डेल्टा एम इंटू, और इसमें 931 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, क्योंकि यहाँ कह रहा है 1 mu बराबर जो है वो कितना है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
तो आपका जो द्रव्यमान बेटा निकल के आएगा वो AMU में ही निकल के आएगा, उसमें यहाँ रखना और 931 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका आंसर बेटा, प्यारा सा आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आई होप आप चीज़ों को बेटा समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न आपके लिए है यहाँ पे। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें केवल डेल्टा एम निकालिए, अगर द्रव्यमान AMU है तो उसमें 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर सॉल्व कर लेना। इस प्रश्न को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है यंग के द्विसलिट प्रयोग में दो तरंगे जिनकी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम के मतलब प्रकाश है प्रयुक्त किया गया। ठीक है, सिलिटों के बीच की जो दूरी दे रहा है वो 1 मिलीमीटर है, सिलिटों व पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो हमें बेटा इसमें ज्ञात करना है नंबर 1, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। बेटा इसमें और भी बातें पूछी गई हैं, पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक एक चीज़ को हम लोग निपटाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है यहाँ पे 6000 जो एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य है उसके लिए केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त, कौन सी बेटा, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए हमें जो दूरी निकलेगी उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले बेटा इसमें लिख लेते हैं हमें दिया क्या क्या गया है। देखिए बेटा, पहला हमारा इसमें λ1 का मान कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसमें इस सवाल के लिए हमें तरंगदैर्घ्य कौन सी चाहिए, 6000, मतलब लेमडा की जो वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, और यहाँ पे समझिए बेटा डी, यानी कि जो यहाँ क्या कह रहा है, सिलिटों के बीच की दूरी, जो सिलिटों के बीच दूरी वो स्मॉल डी होता है, वो है 1 मिलीमीटर। इसे चेंज कर देंगे बेटा तो 1 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, और सिलिटों व पर्दों के जो बीच की दूरी होती है वो कैपिटल डी है, वो कितना है, 1 मीटर है। समझ रहे हैं ना बात को बेटा। अब कह रहा है केंद्रीय उच्च से द्वितीय, तो एम का मान मतलब यहाँ पे रखेंगे हम लोग बेटा 2 रखेंगे। ठीक है, और अदीप्त फ्रिंज के लिए बेटा सूत्र क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्च से दूरी का फार्मूला जो होता है वो XM बराबर होता है 2m-1 d लैम्डा अपॉन 2d, ये फार्मूला बेटा होता है। अब इसमें सारी वैल्यू हम लोग फिट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, मान इसका तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे XM बराबर, देखिए बेटा यहाँ पे कितना है, 2m की जगह कितना रखेंगे, 2, क्योंकि दूसरी की बात करिए यहाँ पे -1 d का मान है 1 और लैम्डा का मान कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम को बेटा जब मीटर में चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10⁻−10 कर लेंगे और बटे में 2 गुणे डी का मान कितना है हमारे पास बेटा, स्मॉल डी का मान ये है 1 गुणे 10⁻³ तो XM बराबर ये हो गया 4, देखिए 2 दूनी 4 में से गया तो कितना बचेगा, 3 गुणे यहाँ पे देखिए बेटा 6 और 3 जीरो से घातें 3 हमारी कम हो जाएंगी, माइनस की बचेंगी 7, क्योंकि बेटा जब इसमें 3 प्लस करेंगे तो माइनस की 7 हो जाएंगी। वटे में आता है अपना बेटा 2 और 10 पे पावर हो गया -3, 2 से ही काट देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 3, तो 3 त्रिका हो गया 9, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो गया। तो XM बराबर 9 × 10⁻⁻7 अपोन में कितना है बेटा, 10 पे पावर है -3, इसे ऊपर ले जाते हैं तो XM बराबर 9 गुणे 10 पे पावर -7 गुणे 10 पे पावर +3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा। अब आधार समान तो इनकी घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ पे 7 में जब जुड़ेंगी +3 तो -4 बचेंगी, तो XM बराबर 9 गुणे 10 पे पावर -4 तो बराबर 0.9 × 10⁻⁻3, ये मीटर है बेटा, क्या है, मीटर है। और यहाँ से ये जब हटेगा तो XM बराबर आ जाएगा 0.9, क्या हो जाएगा, मिली, जो यहाँ से जब हम घातें हटा देंगे तो ये मिलीमीटर हो जाएगा, तो अपना ये आंसर आ गया 0.9 मिलीमीटर। यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट से जो हमारी दूसरी अदीप्त फ्रिंज बनेगी उसकी दूरी क्या होगी, 0.9 मिलीमीटर होगी बेटा, इसे नोट करिए। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। बेटा उसी सवाल में दूसरी बात क्या पूछती है इन्होंने कि 5000, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य चेंज कर दी है अब की बार, 5000 तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी होगी।
यहाँ पर बेटा देखिए लेमडा जो हो गया है, पहले 6000 था, अब इसका मान कितना हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम हो गया। और क्या चेंज हुआ, तृतीय एम का मान 3 हो गया और यहाँ पे दीप्त हो गया बेटा, ठीक है। यानी कि जो तृतीय दीप्त फ्रंज है उसकी केंद्रीय फ्रंज से दूरी कितनी है वो हमें यहाँ पे निकालनी, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। यानी कि स्मॉल डी का मान वही रहा, डी हमारा वही रहा। तो यहाँ पर बेटा लिखते हैं दीप्त फ्रंज की केंद्रीय फ्रंज से दूरी, एम वी दीप्त फ्रंज की केंद्रीय फ्रंज से दूरी, केंद्रीय फ्रंज से दूरी। तो इसके लिए बेटा सूत्र होता है एक्स एम बराबर एम डी लेमडा अपोन डी, ये बेटा फार्मूला होता है। अब हम लोग एम की जगह यहाँ पर कितना रखेंगे, हम लोग इसमें एम की जगह 3 रखेंगे, कितना रखेंगे एम बराबर 3 रख देंगे, ठीक है। तो बाकी का सब कुछ इसी में वैल्यू डाल देते हैं। तो 3 डी का मान अपना 1 है और गुणे लेमडा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो 5000 और इसे बेटा मीटर बनाने के लिए 10 पे पावर माइनस 10 से गुणा कर देते हैं। और स्मॉल डी का मान कितना है 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 3। अब करते हैं बेटा हम लोग इसे सॉल्व, तो हमारा मिल जाता है एक्स एम बराबर, देखिए बेटा यहाँ पे 5 थी वो कितना हो गया 15 गुणे, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए बेटा 3 घातें इसमें प्लस होंगी तो माइनस की बचेंगी 7 और ये वाली भी ऊपर जाएंगी, तो ये हम लोग ऊपर लिख लेते हैं प्लस की हो गई 3। तो एक्स एम बराबर 15 गुणे 10 पे पावर माइनस का 4। अभी ये मीटर चल रहा बेटा, ठीक है। तो या एक्स एम बराबर 1.5, एक दशमलव हम लोग इधर ले आते हैं तो यहाँ पर घात 1 क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, मतलब माइनस की केवल 3 बचेंगी। तो ये अपना बना इतना मीटर। अब ये हम लोग अगर हटा देते हैं तो अपना ये आ जाता है मिलीमीटर में, तो ये किस में हो जाता है मिलीमीटर में। तो ये रहा अपना बेटा तृतीय दीप्त फ्रंज की केंद्रीय फ्रंज से दूरी, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अब एक तीसरा पॉइंट है उसे भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। में देखिए बेटा इसमें तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगों से उत्पन्न दीप्त फ्रंजें संपाती होती हैं। मतलब कहने का मतलब बेटा इसका ये है कि जो 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य इसके द्वारा और यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य इसके द्वारा जो दीप्त फ्रंजें उत्पन्न होंगी, तो ऐसी वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर इसके द्वारा उत्पन्न दोनों दीप्त फ्रंजें परस्पर संपाती हो, मतलब एक के ऊपर एक बने, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा अब हमें पता नहीं, मान लिया हमने कि इसकी जो M1 जो बनेगी दीप्त फ्रंज M1 भी और इसके लिए M2 भी हम मान लेंगे दीप्त फ्रंज बनेगी, ये दोनों क्या होंगी परस्पर संपाती होंगी, ठीक है। थोड़ा यहाँ समझिए, अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। यानी कि मान लेंगे माना 6000 एंगस्ट्रॉम द्वारा बनी M1B तथा 5000 एंगस्ट्रॉम द्वारा M2B दीप्त फ्रंज संपाती होगी। दीप्त फ्रंज कैसी होंगी बेटा संपाती होंगी। तब क्या होगा बेटा, यानी कि इसके द्वारा यानी कि जो एम बी दीप्त फ्रंज के अभी सूत्र हमें बताया था एक्स एम बराबर क्या होता है एम डी लेमडा अपॉन डी होता है। तो इसके द्वारा हमारा यहाँ पे लिख लेंगे M1 डी, इसकी तरंग दैर्घ्य लेमडा 1 बटा दूरी तो सेम रहेंगी ये दोनों, और दूसरे के लिए बेटा लिख देंगे M2 डी लेमडा D2 बटा डी। थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। हमने मान लिया है कि इसके 6000 द्वारा M1 दीप्त फ्रंज की दूरी ये है और इसके द्वारा M2 दीप्त फ्रंज की दूरी ये है, और दोनों बराबर होंगी तभी तो एक दूसरे के ऊपर बनेंगी। तो यहाँ पे हमने बेटा बराबर इसे रख लिया है। अब D से D कट जाएगा, इस वाली D से ये कट जाएगा। M1 लेमडा 1 बराबर M2 लेमडा 2। तो क्या होगा बेटा M2 इसके नीचे लाते, लेमडा उसके नीचे ले जाते, तो M1 बटा M2 बराबर लेमडा 2 बटा लेमडा 1। तो यहाँ से बेटा क्या मिलेगा थोड़ा समझिए। M1 का मान कितना है हमारे पास, M1 का मान हमारे पास नहीं है, M2 का भी नहीं, और इसका मान है लेमडा 2 का मान कितना बेटा 5000 है। तो इसका हो गया 5000,
एंगस्ट्रॉम और इसका हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम। तो चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं, चेंज करेंगे तो वही आएगा। ये देखिए बेटा 0 0 कट जाएगी तो 5/6 आ जाएगा इसका अनुपात। तो M1 अनुपात M2 कितना निकलेगा, 5/6 निकलेगा। तो यहाँ से बेटा ये चीज़ हमें जानकारी मिली है कि इस वाली जो हमारी 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य, इसके द्वारा पांचवी दीप्त फिरंज और यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग, इसके द्वारा छठवीं जो दीप्त फिरंज बनेगी, ये दोनों आपस में संपाती होंगी। इतना तो यहाँ से क्लियर हुआ है। तो अब हम निकालेंगे कि पांचवी दीप्त फिरंज कितनी दूर बन रही है, भाई हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे पांचवी दीप्त फिरंज की दूरी। किसके बेटा, पांचवी दीप्त फिरंज की दूरी, ये नोट कर लेना अपना, ठीक है सब। तब लिख लेंगे यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम द्वारा पांचवी दीप्त फिरंज की केंद्रीय फिरंज से दूरी। तो एक्स एम बराबर यहाँ रखते हैं 5 और इंटू डी का मान 1 है हमारे पास, एक ही है ना, पर्दे की दूरी 1 है, और इंटू लैम्डा हमने कितना माना 6000, तो 6000 गुणे 10⁻⁻10 बटा डी का मान कितना था हमारे पास 1 गुणे 10⁻⁻3। अब इसे बेटा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 छक्का कितना हो जाता है 30 और 0 कितना टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 गुणे 10⁻⁻10 और ये ऊपर जाएंगे तो प्लस को हो जाएंगे 3। अब देखो बेटा 1 2 3 4 ये 0 कम करे, 4 घातें ये कम होगी और 3 एस, तो मतलब माइनस की 3 बचेंगी। तो एक्स एम बराबर 3 गुणे 10⁻⁻3, ये मीटर में आया अभी, और इसे हटा देंगे तो 3 मिलीमीटर। तो कितना हो जाएगा बेटा 3 मिलीमीटर। मतलब इस दूरी पर दोनों तरंगें परस्पर क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। आई होप वीडियो आपको बेटा पसंद आया और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।